हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भारत के सबसे बड़े संगमों में, जिसे संगमों का राजा कहा जाता है, जिसे महासंगम कहा जाता है, प्रयागराज में। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन महाकुंभ 2025 में प्रयागराज की पावन भूमि पर आयोजित होने जा रहा है। इस बार का महाकुंभ भव्य, दिव्य और विशाल होने वाला है। विष्णु पुराण के मुताबिक जब बृहस्पति मेष राशि में और सूर्य मकर राशि में होता है, तब कुंभ मेला प्रयागराज में आयोजित होता है। दोस्तों, कुंभ मेला हिंदू धर्म का धार्मिक पर्व है जो हर 12 साल में आयोजित किया जाता है और इस बार का महाकुंभ 13 जनवरी 2025 पौष पूर्णिमा से 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि तक चलने वाला है और इस महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। दोस्तों, प्रयागराज भारत के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में प्रयागराज तीर्थ राज्य के नाम से भी प्रसिद्ध है और ये भारत के सबसे पवित्र शहरों में से एक है। प्रयाग यानी संगम 3 नदियों का, जो माँ गंगा, माँ यमुना और अदृश्य रूप से बह रही माँ सरस्वती का मिलन स्थल है। इसीलिए इसे प्रयागराज का त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। ये सभी सनातनियों के लिए बहुत ही पवित्र स्थान है। दोस्तों, प्रयागराज में प्रतिवर्ष माघ मेला, 6 वर्ष में अर्धकुंभ और 12 वर्षों में महाकुंभ का आयोजन होता है। इस बार 12 वर्षों के अंतराल के बाद महाकुंभ का आयोजन माँ गंगा, माँ यमुना और गुप्त रूप से बह रही माँ सरस्वती के पावन तट पर प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर होने जा रहा है। दोस्तों, महाकुंभ मेला 13 जनवरी 2025 पौष पूर्णिमा से 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि तक चलने वाला है। तो इस बार का महाकुंभ 45 दिन तक चलने वाला है। हर दिन आपको यहाँ पर 3 से 4 करोड़ लोग देखने को मिल सकते हैं। तो इतने सारे श्रद्धालुओं के लिए महाकुंभ मेले को 25 अलग अलग सेक्टर में बांटा गया है और इतने सारे लोग एक साथ तो गंगा स्नान नहीं कर पाएंगे, इसीलिए 7 बड़े बड़े स्नान घाट भी बनाए गए हैं। साथ ही कुंभ मेले का जो क्षेत्रफल है उसको 3200 हेक्टेयर से बढ़ाकर 4000 हेक्टेयर कर दिया गया है, जहाँ पर कल्पवासियों के लिए तंबू भी बने हुए हैं। तो फ्रेंड्स, इस बार का महाकुंभ बहुत ही विशाल होने वाला है। अगर आप भी इस बार महाकुंभ में आने का टूर प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको महाकुंभ टूर के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे कि प्रयागराज के त्रिवेणी संगम, जहां महाकुंभ मेला आयोजन होने जा रहा है, वहां पर हम कैसे पहुंच सकते हैं और यहां पर रहने के लिए कौन कौन सी सुविधाएं हैं, शाही स्नान की तिथियां क्या होंगी, भोजन की क्या व्यवस्था है, कौन कौन से यहाँ पर दर्शनीय स्थल हैं जहाँ पर हम विजिट कर सकते हैं, कौन सा होता है, और लास्ट में बात करेंगे कि इस पूरी यात्रा के दौरान हमारा कुल खर्चा कितना आएगा प्रति व्यक्ति का। तो चलिए, महाकुंभ की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के द्वारा मैं आपको देने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर आप कैसे पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, प्रयागराज न सिर्फ एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, बल्कि उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण शहर भी है। यहाँ पर आप भारत के किसी भी शहर से बड़ी आसानी से ट्रेन के द्वारा आ सकते हैं। ये उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय भी है। यहाँ पर आपको हर बड़े शहरों से डायरेक्ट ट्रेन और बसेस की सुविधा मिल जाएगी। अगर ट्रेन की बात करें तो संगम के नज़दीक ही प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज छिपकी, प्रयागराज रामबाग और प्रयागराज संगम, ये नज़दीकी रेलवे स्टेशन है जो त्रिवेणी संगम से मुश्किल से 5 या 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आप आसानी से यहाँ पर ट्रेन के द्वारा भी पहुँच सकते हैं। और वहीं बात करें बस की, तो आपको भारत के लगभग हर बड़े शहर से प्रयागराज के लिए डायरेक्ट बस की सुविधा देखने को मिल जाएगी। तो आप यहाँ पर बाई बस भी आसानी से आ सकते हैं। अगर बात करें प्लेन की, यानी कि अगर आप यहाँ पर हवाई मार्ग के द्वारा आना चाहते हैं, तो संगम के निकट ही प्रयागराज एयरपोर्ट बना हुआ है जो संगम से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आप यहाँ पर प्लेन के द्वारा भी आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपका बजट लिमिटेड है तो आप यहाँ पर ट्रेन से आना ही आपके लिए सही रहेगा और ट्रेन के द्वारा आप आसानी से यहाँ पर पहुँच भी जाएंगे।
दोस्तों आपको एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन के बाहर से ही ई रिक्शा, ऑटो या फिर प्राइवेट टैक्सी की सुविधा मिल जाएगी, जो आपको संगम तक 20 या 30 मिनट में आसानी से पहुंचा देंगे। चलिए अब सबसे ज़रूरी बात करते हैं यहाँ पर रहने की, यानी कि यहाँ पर रहने की क्या सुविधा है और टेंट बुकिंग कैसे करें। तो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर टेंट बुकिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट है, तो उन पर जाकर आप टेंट बुकिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर वेबसाइट की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप IRCTC के टेंट भी यहाँ पर बुक कर सकते हैं। इस टेंट सिटी में टेंट बुकिंग की आपको एक से बढ़कर एक पैकेज मिल जाएंगे। अगर आपका बजट अच्छा खासा है और अगर आप कोई सा भी पैकेज बुक करते हैं तो आपको यहाँ पर ड्रॉप और पिकअप के साथ साथ लंच और डिनर की फैसिलिटी भी मिल जाएगी। बात करें इस टेंट की रेंट की शुरुआत कितने से होती है, तो इसमें आपको एक दिन के लिए करीब 10,000 से लेकर 80 से 90,000 रुपए तक पे करने होते हैं, जिसमें आपको सेमी डीलैक्स, डीलैक्स और लग्जरी डीलैक्स कॉटेज भी शामिल होते हैं। तो आप यहाँ पर अपने बजट के अकॉर्डिंग जो भी टेंट आपको बुक करना है वो कर सकते हैं। और वहीं डोरमेट्री के लिए आपको करीब 1500 या 1600 रुपये पे करने होते हैं एक दिन के लिए, तो आप यहाँ पर डोरमेट्री में भी स्टे कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं, तो उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप यहाँ पर टेंट बुक नहीं कर सकते हैं, यानी कि आपका बजट कम है, तो आप यहाँ पर होटल में भी स्टे कर सकते हैं। आपको यहाँ पर कई सारे होटल देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप यहाँ पर होटल बुक कर रहे हैं तो आप होटल रामबाग या फिर रेलवे स्टेशन रोड पर ही लें। वहाँ पर आपको होटल काफ़ी नॉर्मल प्राइस में मिल जाएंगे और जो भी यहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो वहाँ से नज़दीक पड़ेंगे, तो आप होटल रामबाग या फिर रेलवे स्टेशन रोड पर ही बुक करें। और अगर आपका बजट होटल या फिर टेंट कुछ भी बुक करने का नहीं है तो प्रयागराज में काफ़ी सारी सस्ती और अच्छी धर्मशालाएं भी हैं, तो वहाँ पर भी आप अपना स्टे कर सकते हैं। और यहाँ पर जो अधिकतर धर्मशाला हैं वो संगम के नज़दीकी हैं, तो आप अपने बजट के अनुसार धर्मशाला में भी स्टे कर सकते हैं। और यदि आपका बजट धर्मशाला बुक करने का भी नहीं है तो यहाँ पर सरकार की ओर से महाकुंभ में अलग अलग जगह पर रैन बसेरा शिविर की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं, जहाँ पर आप अपना आधार कार्ड दिखाकर निःशुल्क यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। और यदि आप यहाँ पर मेला परिसर टेंट में रहना चाहते हैं और कल्पवास करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डायरेक्ट किसी पंडित से जिन्होंने यहाँ पर टेंट लगवाया है उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं और अपने बजट के अनुसार आप यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस दिन शाही स्नान होता है उसके एक दिन पहले से यहाँ पर प्राइवेट और पब्लिक व्हीकल की एंट्री बंद हो जाती है, तो आप कोशिश करें कि शाही स्नान के एक दिन पहले सुबह या फिर दोपहर तक प्रयागराज संगम तक पहुँच जाएं। दोस्तों प्रयागराज एक बेहद ऐतिहासिक और पौराणिक शहर है, यहाँ पर बहुत कुछ है घूमने को। और जो प्रयागराज का सबसे मुख्य स्थान है जिसके नाम पर इसका नाम प्रयागराज पड़ा, वो है यहाँ का त्रिवेणी संगम, जहाँ पर गंगा, यमुना और गुप्त सरस्वती का संगम होता है। देश और दुनिया से तमाम श्रद्धालु इसी संगम में डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज आते हैं। चलिए सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर, जहाँ होने वाला है धरती का सबसे बड़ा महाकुंभ का आयोजन। क्योंकि यहीं पर होने वाला है दुनिया का सबसे बड़ा महाकुंभ। यहाँ पर आप गंगा, जमुना और विलुप्त हो रही माँ सरस्वती का संगम देख सकते हैं। ये घाट बहुत ही पवित्र माना जाता है। यहाँ पर चढ़ाने के लिए आप फूल वगैरह ले सकते हैं और आपको यहाँ पर कई प्रकार के साइबेरियन बर्ड भी देखने को मिलेंगे, तो उनको खिलाने के लिए आप यहाँ पर नमकीन भी ले सकते हैं। यहाँ पर जाने के लिए आप बोट बुक कर सकते हैं। बोट आप पर्सनल या फिर शेयरिंग किसी में भी जा सकते हैं। तो अब हम संगम की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा शांति का अनुभव होगा। कहते हैं कि प्रथम बार ब्रह्मा जी यहीं पर आए थे और यहीं पर उन्होंने सृष्टि की रचना की थी। ये जगह धार्मिक दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो आप यहाँ पर गंगा और जमुना का ये देखिए आप मिलन देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर सरस्वती माता विलुप्त है तो उनको आप यहाँ पर नहीं देख सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर स्नान भी कर सकते हैं, गंगा मैया को फूल वगैरह भी आप यहाँ पर चढ़ा सकते हैं। तो त्रिवेणी संगम को अच्छे से एक्सप्लोर करने के बाद अब हम चलते हैं यहाँ के और भी दर्शनीय स्थलों को घूमने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको महाकुंभ में होने वाले शाही स्नान की प्रमुख तिथियों के बारे में बता देती हूँ। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कुंभ मेले की महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में। तो 2025 में होने वाले महाकुंभ का आयोजन अत्यधिक विशाल और भव्य होने वाला है। इसमें करोड़ों श्रद्धालु देश और विदेश से आस्था की डुबकी लगाने, मोक्ष की प्राप्ति करने आने वाले हैं।
इस महापर्व में आस्था की डुबकी लगाने का एक स्नान विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इन्हें धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही पवित्र और लाभकारी माना जाता है। और महाकुंभ में स्नान की तिथियां ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं के आधार पर तय की जाती है और हर स्नान के पीछे धार्मिक मान्यता जुड़ी होती है। तो पौष पूर्णिमा 13 जनवरी 2025 को महाकुंभ का पहला शाही स्नान होगा और 14 जनवरी 2025 को महाकुंभ का दूसरा शाही स्नान होगा। ये स्नान प्रमुख और शाही माना जाता है। इस दिन गंगा, जमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करना अत्यधिक पुण्यकारी माना जाता है। फिर मौनी अमावस्या 24 जनवरी 2025 को महाकुंभ का तीसरा शाही स्नान होगा। इस दिन सारे श्रद्धालु मौन रहकर पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाते हैं। फिर 3 फरवरी 2025 यानी कि बसंत पंचमी को महाकुंभ का चौथा शाही स्नान होगा। ये स्नान खास तौर पर ज्ञान और बुद्धि की देवी माँ सरस्वती को समर्पित होता है। और उसके बाद माघ पूर्णिमा 12 जनवरी को शाही स्नान होगा और उसके बाद महाशिवरात्रि को इस महाकुंभ का आखिरी शाही स्नान होगा। ये दिन भगवान शिव की आराधना के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और इसी स्नान के साथ कुंभ का समापन भी हो जाएगा। तो ये तिथियां थी महाकुंभ के शाही स्नान की। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं जिनको हम विजिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले संगम में स्नान के बाद आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं अकबर किला, जो कि संगम के पास में ही बना हुआ है। इसे अकबर किला या प्रयागराज किले के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आपको अक्षय वट देखने को मिलेगा। ये वट बहुत ही प्राचीन है और यह सतयुग से यहाँ पर विराजित है। इसका पुराणों में भी वर्णन मिलता है। सतयुग में स्वयं नारायण भगवान यहाँ पर प्रकट हुए थे और त्रेता में भगवान राम यहाँ आए थे और भगवान राम ने इस वृक्ष को सृष्टि के अंत तक जीवित रहने का आशीर्वाद दिया था। इसीलिए इसे अक्षय वट के नाम से जाना जाता है। और यहीं पास में पातालपुरी मंदिर बना हुआ है, जिसका इतिहास काफी पुराना है। और इससे कुछ दूरी पर श्री बड़े हनुमान जी का मंदिर स्थापित है, जहां पर हनुमान जी लेटे हुए अवस्था में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। इस मंदिर का भी इतिहास काफी रोचक और पुराना है, तो आप इन मंदिरों को भी विजिट कर सकते हैं। और यहीं से करीब 200 मीटर की दूरी पर श्री आदि शंकर विमान मंडपम मंदिर बना हुआ है। ये मंदिर प्रयागराज का काफी प्राचीन मंदिर है और ये मंदिर 16 खम्भों पर टिका हुआ है। इस मंदिर में आपको बहुत से देवी देवताओं की मूर्तियां भी देखने को मिलेगी, तो आप इस मंदिर को भी विजिट कर सकते हैं। और इसके बाद आप जा सकते हैं आलोपी माता मंदिर, जो कि माता की 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। यहाँ पर माता के दाहिने पैर का अंगूठा गिरा था और इस मंदिर में आप झूले के रूप में माता के दर्शन कर सकते हैं, तो आप इस मंदिर को भी विजिट कर सकते हैं। और यहाँ से आप भारद्वाज पार्क और भारद्वाज आश्रम के लिए भी जा सकते हैं। भारद्वाज आश्रम के पास में ही आपको प्रयागराज के और भी टूरिस्ट प्लेसेस देखने को मिल जाएंगे, तो आप उनको भी विजिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं भारद्वाज पार्क। यहाँ पर भारद्वाज जी की बड़ी सी मूर्ति आपको देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर भारद्वाज आश्रम की छोटी सी झलक भी आपको इस पार्क में देखने को मिलेगी। और दोस्तों, यहीं से 250 मीटर की दूरी पर भारद्वाज आश्रम बना हुआ है। कहते हैं कि जब भगवान राम वनवास गए थे, तो अपने वनवास के दौरान श्री राम सबसे पहले यहाँ पर आए थे और उन्होंने भारद्वाज ऋषि से मुलाकात की थी। और भारद्वाज आश्रम के पास में ही आनंद भवन बना हुआ है। यहाँ पर आपको पुराने जमाने की कई एंटीक चीजें देखने को मिल जाएंगी। इस महल में जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और महात्मा गांधी रहते थे, तो उनसे जुड़ी हुई काफ़ी यादें आपको इस भवन में देखने को मिल जाएंगी, तो आप यहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं। और यहीं से कुछ दूरी पर चंद्रशेखर आज़ाद पार्क बना हुआ है, तो आप वहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको चंद्रशेखर आज़ाद जी की काफ़ी बड़ी प्रतिमा देखने को मिल जाएगी, तो आप इस पार्क में भी जा सकते हैं। दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के पास में ही बना हुआ है श्री बेणी माधव मंदिर, तो आप यहाँ पर भी जाकर दर्शन कर सकते हैं। और इस मंदिर से करीब 10 मिनट की दूरी पर श्री नाग वासुकी मंदिर स्थापित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के बाद वासुकीनाथ बहुत थक गए थे, तब उन्होंने भगवान नारायण से विश्राम के लिए स्थान मांगा था। तब भगवान जी ने उनको यही स्थान बताया था जहां वो शांति से विश्राम कर सके। और कहते हैं तब से यहाँ नागराज वासुकी विश्राम कर रहे हैं, तो आप उनके भी यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। अगर बात करें यहाँ पर खाने पीने की, तो आपको कुंभ मेले के आसपास खाने पीने की कई सारी स्टॉल देखने को मिल जाएंगी, तो आप यहाँ पर नॉर्मल बजट में अपना खाना पीना कर सकते हैं।
तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको महाकुंभ की संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए और इस तरह की आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।